हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर यानी कि अवकल समीकरण चैप्टर में एक तीसरा मेथड्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का 3 गो मेथड्स आप लोगों को पढ़ना था, जो आप लोगों को 9.4, 9.5 और 9.6 पढ़ना था। तो 9.4 में आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल यानी जिसको आप पृथक करणीय चर वाला अवकल समीकरण पढ़े। 9.5 में आपने क्या पढ़ा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप समघातीय अवकल समीकरण बोले। और लास्ट जो आप लोगों को 9.6 पढ़ना है वह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि कैसे जानेंगे कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है, और अगर यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है तो इसको बनाते कैसे हैं और इसका क्या कौन सा फॉर्म होता है और इसके लिए कौन कौन से आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं, इसके बारे में पहले हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना होगा कि इसका फॉर्म होता है। जैसे कि आप लोगों को कैसे होमोजेनियस फंक्शन में आप क्या बताते थे कि उसका एक रूप होता है जिससे कि हम पहचान पाते थे कि वह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। उसी तरह से इसका भी एक फॉर्म होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी कि रैखिक अवकल समीकरण का भी एक फॉर्म होता है। तो इसमें भी आपको 2 फॉर्म पढ़ने हैं, जैसा कि आप लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे। उसमें भी 2 फॉर्म था, इसमें भी 2 है। तो पहला जो इसका फॉर्म है बुआ सा गौर से देखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए, जैसे dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। एक बार फिर से इस बात को पढ़ाते हैं कि dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में अगर आपको नजर आ जाए, तब जहां पर एक बात आपको और याद रखना होगा कि जहां यहाँ जो P और Q जो है वो क्या है, तो P एंड Q आर कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब कि अचर हो सकता है, जैसे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है 2, 4, 5 इस तरह से। या का चीज पर गौर से देखिएगा, या फंक्शंस हो सकता है ऑफ एक्स ओनली, यानी एक्स के रूप में फलन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, मतलब अचर हो सकता है। वही चीज हिंदी में भी लिख दिए हैं कि P और Q अचर या केवल x में फलन है। केवल x में फलन है कहने का मतलब कि P और Q दोनों जो है हो सकता है दोनों कांस्टेंट हो, या हो सकता है कि P और Q क्या हो, तो x के रूप में एक फलन हो। ये आप लोग को समझ में आ गया ना। तो पहले सबसे पहले तो आप लोग को इस फॉर्म को अच्छा से पहचान लेना है। कैसे, एक बार फिर से इस बात को बताते हैं कि dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां पर P और Q क्या है बुआ सा, तो कांस्टेंट है या फंक्शंस है, किसके रूप का, तो x के रूप का। और इसमें अगर जैसे आपको लग जाए कि हाँ ये फॉर्म पर है, तो आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला नंबर तो आपको जरूरत पड़ेगा बुआ, ये वाला टर्म समझिएगा ध्यान से, जिसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ सा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप शॉर्ट में IF बोलते हैं। और ये जो सवाल है IF 1 नंबर का सवाल हर साल आता ही आता है और इस साल भी आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको आप खास नजर दीजिएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IF बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं समाकल गुणांक या समाकलन गुणांक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो समाकलन गुणांक आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका आप IF बताइए या समाकलन गुणांक बताइए, तो आपको निकालने के लिए उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा IF। ध्यान दीजिएगा, IF से इसको डिनोट करते हैं और IF का फॉर्मूला होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। फिर से ध्यान दीजिएगा कि इन IF का फॉर्मूला क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। अब रही बात कि भाई ये p का मान कहां से लाएंगे, तो गौर से देखिए आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नजर आएगा, तो y के गुना में जो वैल्यू होगा ना वही p का मान होगा, और बराबर के बाद जो वैल्यू होगा वह q का मान होगा। लेकिन IF निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ P का जरूरत पड़ेगा। तो क्या आप IF निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म पर नजर आता है? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक आध 2 हम निकाल कर भी आपको बताएंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले आपको पहचान लेना है कि अगर इस फॉर्म पर है तो इसका IF
क्या होगा। तो IF को फॉर्मूला याद हो गया होगा सर, e के पावर इंटीग्रेशन p dx। और अगर IF निकाल लेंगे तो इसका आपको सॉल्यूशन पूछा जाता है। सॉल्यूशन मतलब हल क्या होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है और वो कौन सा, ध्यान दीजिएगा, y गुने IF, फिर से देखिएगा y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन q गुने IF इंटू dx और प्लस c। और आपको करना क्या होगा, एक लाइन बस आपको IF पहले निकालना होगा। IF जो यहाँ पर आप निकाल के लाइएगा इसमें रखिएगा, फिर IF का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर रखिएगा और Q का मान आपको यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो भी वैल्यू होगा वो Q का मान होगा। दोनों को गुना करके आपको इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में C तो पहले से हम लगा दिया ताकि आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, प्रोसेस एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले बुआ कि आपको पहचानना है कि इस फॉर्म पर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म पर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको समझना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो फॉर्म नंबर 1 पर। उसके बाद आपको इसमें P का मान और Q का मान निकाल लेना है। P और Q का मान क्या करना है बुआ सर, निकाल लेना। निकालने के बाद आपको याद रखिएगा P और Q क्या है, तो या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शंस होगा, किसके रूप में, तो x के रूप में। उसके बाद आपको करना क्या है, IF का मान निकालना है। किसका मान निकालना बुआ सर, IF का। IF जो होता है ना वो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप शॉर्ट में IF या समाकलन गुणांक भी इसको बोलते हैं। तो IF का मान कैसे निकलेगा, e के पावर इंटीग्रेशन p dx। और IF निकल जाए तब आप इस वाले फॉर्मूला में आप मान रख दीजिएगा और आपको यहाँ पर एक फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ इंटीग्रेशन तो कर ही लीजिएगा, इस पर हम एग्जांपल्स भी देंगे। तो ये आप लोगों का सबसे पहला नंबर फॉर्म है। क्या आप लोग पहला नंबर फॉर्म याद हो गया आप सभी लोगों को? एक बार फिर से बता दें, ये इस फॉर्म पर रहेगा, इसमें आपको IF निकालना होगा। IF निकालिए और ये वाला फॉर्मूला में आप पुट अप कर दीजिए, बस आप लोग का आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो यह अभी फॉर्म नंबर 1 था। अब हम आपको बताते हैं फॉर्म नंबर। फॉर्म तो समझ गए होंगे अभी, लेकिन आप लोग को उस पर जब एग्जाम्पल्स देंगे ना तब आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले आप प्रयास कीजिए कि फॉर्म को पहचानना सीख जाइए। और आपको एक और फॉर्म अभी जानना है जो आप लोगों को दूसरा फॉर्म पहले देख लेना है। तो दूसरा फॉर्म जो है बुआ से गौर से देखिएगा, dx बटा dy प्लस px बराबर q। देखिए पहला फॉर्म में हम क्या बताते हैं कि dy बाई dx, लेकिन ये दूसरा फॉर्म क्या, ये उलट गया और dx बटा dy आ गया है और प्लस के बाद यहाँ क्या बताए थे, py बताए थे, लेकिन यहाँ क्या है px और बराबर q। जहां पर आपको याद रखना है ये जो p और q है वो क्या है, तो p और q जो है या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शंस है, लेकिन इस बार फंक्शंस किसके रूप का है, तो y के रूप का है। बस थोड़ा थोड़ा सा दोनों में अंतर है, बस आपको उस अंतर को समझकर अच्छा से समझना है। तो जैसे देखिए पहला हम क्या बताया, एक बार फिर से बता दें कि dx बटा dy प्लस px बराबर q के रूप का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये फॉर्म नंबर 2 है और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोलेंगे। इसमें आपको जहां पर याद रखना है कि ये जो p है और ये जो q है वो किसके रूप का होगा, तो या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शंस होगा, तो किसके रूप का, तो y के रूप का। और उसमें फॉर्म नंबर 1 में आपको क्या बताए थे, तो x के रूप का था। बस आपको दोनों में अंतर समझना है। और जहां पर हिंदी में भी लिख दिए p और q क्या है बुआ सा, अचर है या केवल y में फलन है। और इसमें भी आपको क्या करना होगा, IF निकालना होगा यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप समाकलन गुणांक बोलते हैं, और इसका भी सॉल्यूशन आपको लिखना होगा। तो देखिए इसमें जो IF होगा ना बुआ सा, गौर से देखिएगा, e के पावर इंटीग्रेशन p dy, इसमें क्या होगा dy और उसमें क्या बताते हैं dx। बस दोनों को अंतर समझना है। IF का मतलब क्या होगा, e के पावर इंटीग्रेशन p dy। तो अगर आप इसका मान निकाल लेते हैं तो ये आपका IF होता है। तो सबसे पहले तो आपको IF निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आप IF जैसे निकाल लीजिए तब आपको करना क्या होगा, इसका सॉल्यूशन या इसके हल के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना होगा, x गुने IF बराबर इंटीग्रेशन q गुने IF और dx नहीं है, यहाँ पर क्या है dy और प्लस c। तो ये थोड़ा सा इसमें ना चेंज हुआ है पहले की तुलना में। वहां पर क्या बताते हैं y गुने IF था, यहाँ पर x गुने IF आ गया। वहां पर dx बताते हैं, यहाँ पर क्या है dy है। तो दोनों को अगर आप एक जगह लिखकर थोड़ा सा देखिएगा तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। तो दोनों फॉर्म को आप लोग एक बार पहले लिखिएगा। पहला फॉर्म क्या बताया गया था बुआ सा, कि यहाँ dy बाई dx था और यहाँ py बराबर q बताया गया था। लेकिन दूसरा फॉर्म
क्या है, तो dx बटा dy प्लस px बराबर q, जहां p और q क्या है, तो कांस्टेंट है और यह फंक्शन है, दोनों फंक्शन अलग अलग है। पहला वाला में बताया गया था कि x के रूप में फलन है और इसमें बताया गया कि y के रूप में फलन है। तो क्या आप लोगों को ये मेरा बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया तो इस बात को और बढ़िया से समझाने के लिए हम इस पर कुछ उदाहरण लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। पहले सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जिससे कि आप लोग को आसानी से पहले समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग बड़ा बड़ा उदाहरण लेंगे। तो देखिए आप लोगों के सामने एक सिंपल सा एग्जांपल्स है, x dy बाई dx प्लस y बराबर एक्स स्क्वायर। और सबसे पहले तो आपको देखना है कि दोनों फॉर्म में से किस फॉर्म पर है। तो देखिए आप लोग गौर से कि यहाँ dy बाई dx है, तो dy बाई dx हम किस में बताए थे, पहला नंबर फॉर्म में, तो dy बाई dx प्लस py। पहले इस फॉर्म को हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो देखिएगा गौर से, पहले हमने बताया dy बाई dx प्लस py और बराबर के बाद क्या बताया q। ये आप लोग का फॉर्म था पहला नंबर, जहां पर आपको हम क्या बताया था बुआ साहब कि p और q क्या है, तो कांस्टेंट है या फंक्शंस है, किसके रूप का, तो x के रूप का। तो आप गौर से देखिए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या ये हूबहू इस फॉर्म पर है, तो गौर से देखिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है भी। तो गौर से देखिए ये dy बाई dx तो हमको चाहिए था, बट इसके साथ तो हमको कुछ नहीं चाहिए, तो ये बेचारा x है ना, तो इस x को पहले आपको हटाना होगा। हटाने के लिए थोड़ा सा आप बताइए, और आपसे पूछ क्या रहा है बुआ साहब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप समाकलन गुणांक बोलते हैं। तो एक नंबर के सवाल हर साल की तरह इस साल भी समाकलन गुणांक पूछेगा ही पूछेगा। तो गौर से देखिए समाकलन गुणांक के लिए अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताया गया था क्या, कि क्या लिखते हैं इसको, IF बराबर क्या बोलते हैं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। ये वाला फॉर्मूला अभी आपको जस्ट बताए थे, बस आपको इसका मान रख देना है, इसमें आंसर निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको पता करना होगा कि p का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को इस पर लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए dy बाई dx हमको अकेले चाहिए, इसके गुना में ही x आ गया है, तो क्या करते हैं, इस x को हटाने के लिए टोटल टर्म में x से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि टोटल टर्म में क्या करते हैं, x से हम लोग भाग दे देते हैं। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि आपको और क्लीन दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें x से भाग दे देते हैं, तो देखिएगा गौर से x अपॉन x dy बाई dx प्लस y बटे x बराबर x स्क्वायर बटे x। हमने क्या किया, इस तीनों टर्म में इस सब में x से भाग दे दिया। अब क्यों भाई भाग दिए, क्योंकि हमको dy बाई dx अकेले चाहिए, लेकिन ये dy बाई dx के जौरे एगो x था, तो जो भी आपको यहाँ पर संख्या या फंक्शंस या कांस्टेंट दिखे उससे आप भाग दे दीजिए, वो अपने हट जाएगा। कैसे, देखिए x बर्बाद हुआ, तो बउआ बताओ क्या बचा, dy बाई dx प्लस क्या बचा, y बाई एक्स। तो y बाई एक्स को आप ऐसे तो समझ सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू वाई और बराबर एगो से एगो टपका दीजिए तो एगो बच गया। अभी आप लोगों को थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसी बात को अगर हम ऐसे लिखे dy बाई dx py बराबर q। गौर से इस फॉर्म को देखिए क्या कि dy बाई dx प्लस py बराबर q। आप तुलना कीजिए इस समीकरण, इस फॉर्म से इसको, तो आपको आइडिया मिलेगा कि y से y टकराया और q के सामने x दिखाई दिया और p के सामने बउआ से कितना दिखाई दिया, तो 1 बाई x। तो सोच लीजिए कि आपको p का मान तो बउआ से पता हो गया, q का मान भी पता हो गया, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आपको IF निकालना था। क्या निकालना था, IF, जिसको आप समाकलन गुणांक बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिएगा गौर से हम IF निकाल कर आपको बता रहे हैं। तो देखिए IF बराबर होगा सर क्या लिखेंगे, e के पावर इंटीग्रेशन p dx। अब गौर से देखिए e के पावर p का मान जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम छाट दे रहे हैं, गौर से देखिए इधर ही हम लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा सा। तब p के मान कितना लिखेंगे, 1 बाई x लिखेंगे, और q का मान कितना लिखेंगे, तो x लिखेंगे। ये वाला टर्म आप लोग समझ गए होंगे ना, इससे तुलना कर दिए कि y से y टकराया तो p के सामने 1 बाई x है, तो p के मान 1 बाई x, और बराबर के बाद q होता है तो बराबर के बाद यहाँ x है तो x लिख दिए। और तनका देर पहले हम क्या बताए थे, सोचिए याद कीजिए,
कि हमने बताया था कि P और Q क्या हो सकता है, तो कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शंस हो सकता है। किसके रूप में, तो x के रूप में। तो सोचिए, तो यहाँ देखिए P का मान 1/x है और Q का मान भी x है, तो सोचिए कांस्टेंट ना है तो फंक्शन तो है, और किसके रूप में फंक्शन है, तो x के रूप में। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बस आपको IF निकालना है, तो बताइए e के पावर इंटीग्रेशन p dx। और बउआ बताओ p का मान कितना है, तो 1/x और dx। आपको इंटीग्रेशन याद होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो 1/x का बुआ से इंटीग्रेशन होता है log mod x, इस तरह से, और प्लस cu जोड़ने की यहाँ जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। आप बताइए, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, e के पावर log फंक्शन, जो आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने बताया था। जैसे याद कीजिए, e के पावर लॉग फंक्शन का बुआ से याद करो, सिर्फ और सिर्फ बताया गया था कि फंक्शन होता है। क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज में आपको प्रूव करके भी बताया है, और कैसे होता है ये भी आपको वही प्रूव करके बताया है। तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, e के पावर लॉग के बाद जो फंक्शन रहेगा वही चीज लिखिएगा। तो देखिए e के पावर लॉग और बाद में सिर्फ फंक्शन है, यानी कि mod x, और mod x यानी कि पॉजिटिव x लिखना है, यानी कि आपका आएगा x। ठीक है, तो सोचिए आपको क्या निकालना था बउआ सा, IF निकालना था, और IF का क्या मतलब होता था, समाकलन गुणांक। तो आपका आंसर कितना आया, x आया। तो इस तरह से आपको 4 गो ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, बस आप लोगों को एक राइट आंसर निकालना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बशर्ते कि एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म पर नजर आना चाहिए। तो नजर आने के लिए ये x एक्स्ट्रा था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ x से भाग दे दिया। तो भाग दिए तो x कट गया, बट ये वाला बटा में आ गया, और इसमें से एगो कट गया ये। तो y बटा x को हम ऐसे लिख सकते थे 1/x × y, और इसको इस फॉर्म से तुलना किए तो p के सामने 1/x लिखा और q के सामने x लिखा। उसके बाद हमने आपको IF का फॉर्मूला बताया था, e के पावर p dx इंटीग्रेशन में p का मान 1/x का हुआ log mod x होता है, और यहाँ पर e और log जो है कट जाता है इस प्रॉपर्टीज से, तो सिर्फ लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन के मान यहाँ पर x है, तो सिर्फ आप लोगों का आंसर x आएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो हम एक और इस तरह के सवाल लेते हैं, जिससे कि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग, सवाल और लेते हैं इसी टाइप का एकदम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो सिंपल सा सवाल है। बस आप लोग को इस सवाल का आंसर कमेंट करना है कि x dy/dx प्लस 2y बराबर x³ है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बना पाते हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। इसके लिए आपको मिलता है अभी से 30 सेकंड का समय। जितना जल्दी हो सके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए और IF का मान कमेंट करके बताइए। तो तब तक हम साइड हो जाते हैं, आप लोग बनाइए। चलिए, तो अब आप लोग बना रहे होंगे, कुछ लोग कमेंट जल्दी से प्रयास कीजिए करने का, और हम आपको बताते हैं इसको बनाकर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, EX को अपना हटाने का प्रयास कीजिए। तो दोनों तरफ आप x से भाग दे दीजिए, तो x से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं dy/dx, प्लस इसमें भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2y/x, और इसमें भाग दीजिएगा तो x³ आएगा, क्योंकि इसमें भाग दिए तो x तो बुआ से कट जाएगा। तो आगे देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx प्लस, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2y(x) इनटू में y, और बराबर के बाद इसमें से एगो आप काट सकते हैं, तो 2 गो बचेगा, यानी x²। इसी चीज को आप इस फॉर्म पर नजर आ रहा होगा, जो आप लोग का पहला फॉर्म है py = q। जहां पर आप गौर से देखिए तो आपको p का मान दिखेगा, तो p देखिए y से y टकरा गया, तो p के सामने क्या दिखा, तो 2x, तो आप लिखिएगा 2x, और q के सामने देख लीजिए, तो q के सामने क्या है, x², तो आप लोग का x² रहेगा। ठीक है, तो p और q का मान तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। और अगर आप लोगों से सीधा 1 नंबर के सवाल में IF पूछा जाए, यानी समाकलन गुणांक पूछा जाए, तो बस आपको निकालना है बउआ सा IF, और IF का अभी आप
आपको जस्ट बताया गया था फॉर्मूला e के पावर इंटीग्रेशन p dx, और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप p का मान बताइए, तो p का मान निकाल के ला है 2/x और dx। अब आपको याद करना होगा इंटीग्रेशन, तो 2 कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, तो यानी कि 2 हो गया बाहर। 1/x का इंटीग्रेशन बउआ सर log mod x होता है। और अब आप बताइए कि e के पावर log फंक्शन रहता है तो कट जाता है, बट ये 2 दिक्कत दे रहा है, तो उस 2 को हम क्या करेंगे, तो इस 2 को इसके माथा पर छपा देंगे। कौन सा प्रॉपर्टी से, तो आपको याद होना चाहिए ये वाला गोल घर में देखिए log m के पावर n, बउआ सर क्या होता है n log, ये वाला तो याद होगा ना कि जो माथा पर छरपल रहता है वो बाहर आ जाता है, और अगर बाहर आ ले तो उसको माथा पर भी तो छरपा सकते हैं, तो ये बाहर आ ले तो इसको माथा पर छरपा दीजिए, तो लिख दीजिए log x², इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब आप बताइए क्या e के पावर log फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, e के पावर log फंक्शन, और अगर e के पावर log फंक्शन हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेगा, फंक्शन। बात समझ में आ रहा है, तो बताइए e के पावर log फंक्शन, फंक्शन के जगह x² है, तो e और कट जाएगा तो सिर्फ लिखाएगा x², यानी कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आना चाहिए था, समाकलन गुणांक आना चाहिए था x²। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। बस आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना था, ये 2 को हम माथा पर भेजा दिए हैं इसलिए क्योंकि आपको ये वाला फार्मूला यूज किए, और e और log हट जाएगा तो सिर्फ फंक्शन बचेगा यानी x²। और एक ऐसा सवाल देते हैं अब हम लोग, जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, 2 सवाल पूछा जाता है, उसमें दोनों सवाल आप लोगों को एक एक कर बताते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले सवाल लेते हैं जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप लोगों को मिलेगा, ये वाला सवाल 18 नंबर। अगर आप 9.6 देखते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, थोड़ा देर के बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर भी चलेंगे, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराते हुए सब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए x dy/dx - y = 2x², और आप लोगों से क्या पूछ रहा था बउआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक, आप लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन भी आप लोग को हम लिख दिए ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे कि e के पावर -x या e के पावर -y या 1/x या x, ये आप लोगों को चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्या हम इसके लिए थोड़ा सा समय दें, तो चलिए इसके लिए हम आपको थोड़ा सा समय दे देते हैं, और वो है 30 सेकेंड का। चलिए हाँ, तो चलिए आप लोगों ने आंसर कमेंट भी किया होगा और कुछ लोग बना भी रहे होंगे, है ना। देखिए अभी आपको बता दें कि आईएफ के लिए हम 2 फॉर्मूला बताए थे, जो फॉर्म नंबर 1 पर था और एक फॉर्म नंबर 2 पर भी था, ठीक है। तो पहले तो आपको देखना होगा कि ये फॉर्म नंबर 1 पर है या फॉर्म नंबर 2 पर है। तो देखिए ये तो dy/dx दिख रहा है, तो फॉर्म नंबर 1 है, और यही अगर dx/dy बउआ सर आता तो ये फॉर्म नंबर 2 पर हो जाता। तो फिलहाल ये फॉर्म नंबर 1 पर है, तो देखिए आपको ex को तो हटाना होगा, तो क्या कीजिए सब में x से भाग दे दीजिए। तो चलिए इससे भाग देंगे तो क्या होगा, गौर से देखते रहिएगा, dy/dx - y/x बराबर ये क्या होगा 2x² और बट्टा में x, एगो x तक कट जाएगा, तो आप इसको तुलना कर सकते हैं dy/dx प्लस py बराबर की, जहां पर आप गौर से देखिए बउआ साहब p के मान आपको नजर आएगा। तो देखिए p किसके सामने वाला, किसके जोड़े वाला होता है, तो y के जो जोड़े वाला होता है ना उसको p बोलते हैं। तो देखिए यहाँ y है, तो y के जोड़े क्या माइनस है, तो माइनस भी आपको लिखना होगा, तो -1/x, यानी p का मान -1/x और q का मान बउआ साहब तो बराबर के बाद वाला, तो 2 में x तो खाली 2x से बचेगा, तो 2x। फिलहाल तो हमको q की मान की जरूरत नहीं है, बस हमको सिर्फ और सिर्फ p का मान चाहिए। तो देखिए आईएफ के लिए अभी आपको जस्ट बताए थे
कि e के पावर इंटीग्रेशन p dx। अब बउआ से गौर से देखिएगा, p का मान देख लो, करने हैं p का मान यही है -1/x, तो -1/x dx। अब आपको बताइए कि -1/x है तो माइनस तो बाहर हो जाएगा, और 1/x का बउआ सा क्या होता है, तो log mod x होता है। क्या आप लोगों को ये मेरा बात समझ में आया? लेकिन सोचिए, अभी आपको एक जो प्रॉपर्टीज बताए थे e के पावर log फंक्शन, तो log फंक्शन का भी माइनस न रहता तो काट देते, तो इस माइनस के चलते ना माथा पर इसको भेज दीजिए ऐसे, ये देखिए log x के पावर -1। कैसे आप लिख सकते हैं, तो -1 जो है पावर को बाहर कर देता है ना, log m के पावर है तो बाहर कर देगा तो फिर इतना आ जाता। तो अब आप बताइए, e और log तो बर्बाद हो जाता है, यानी बचेगा x के पावर -1, यही बचेगा ना x के पावर -1। तो अब आप बता सकते हैं x के पावर -1 का क्या मतलब कि 1/x, ये वाला। तो आपका राइट आंसर आना चाहिए था 1/x, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो था वह सही था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना था कि ये जो माइनस है इसको आपको माथा पर भेज देना था, और x के पावर -1 का मतलब होता है 1/x, नीचा करेंगे तो वह प्लस हो जाता है। और ये तो आपको याद हो गया होगा कि e के पावर log फंक्शन का सिर्फ फंक्शन लिखते हैं। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं IF से ही, जो आप लोगों का फॉर्म नंबर 2 पर होगा, और आप लोगों का NCERT एक्सरसाइज का भी होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। NCERT एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 19, और आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है 1/y² -1, 1/√y² -1, या 1/y² या 1/√1 -y²। इसका आंसर आपको करना क्या है, पहले बनाना क्या है, गौर से देख लीजिए। IF का मान इसमें निकालना है, यानी कि समाकलन गुणांक। लेकिन आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता दें कि ये dx/dy है, यानी कि फॉर्म नंबर 2 पर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो पहले बनाइए। उसके लिए हम आपको देते हैं 30 सेकंड का समय। तो 30 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए, तो अब हम आ गए हैं। तो आप लोगों को आंसर बना भी रहे होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग बना भी लेंगे, और कुछ लोग लगे हुए होंगे। देखिए, तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है dx/dy के साथ में जो ये एक्स्ट्रा चीज आ गया ना, उस चीज को पहले हटा देना है। और हटाने के लिए अभी आपको जस्ट बताया था कि पहले आप उसी से भाग दे दीजिए। तो चलिए, इस पूरे पार्ट में हम किससे भाग दे देंगे, 1 - y² से। तो इस 1 - y² से भाग दीजिएगा तो बताइए क्या आएगा, dx और dy, इसमें भाग देते वाला कट गया, प्लस ये आ गया y बटे कितना 1 - y², और इनटू में ये वाला x रहेगा, और बराबर के बाद आ गया ay, और बटा में आप भाग किससे दिए हुआ सा 1 - y²। तो जैसे ही आप दोनों तरफ भाग दे दिए, तो आप इसमें तो था तो कट गया, इसमें ना था तो लटक गया, और इसमें ना था तो लटक गया। अब आप बताइए, इस भाई को आप तुलना कीजिए, ये फॉर्म नंबर 2 पर है कि dx/dy प्लस py नहीं होता है बल्कि px होता है, और बराबर के बाद q। जहां पर आपको यह भी याद होगा था थोड़ा देर पहले, अगर अच्छा से देखे होंगे तो कि p और q क्या है बुआ सा, तो कांस्टेंट है या फंक्शंस है, किसके रूप का, तो y के रूप का। इस बार आपको y के रूप में बताया गया था। तो देखिए, x के गुना में जो रहता है वो p होता है, तो यहाँ x है, x के गुना में इस बार ये वाला है, तो इस बार हम लिखेंगे p का मान y/1 - y²। ये इस बार p का मान है, और इसमें आपको क्या पूछ रहा होगा, और ये वाला पूरा पार्ट q का मान है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आइए पूछ रहा है, मतलब समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए थोड़ा सा हमको मिटाना होगा, तो इसके लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। p का मान आपको ध्यान से छोड़ देना है, ठीक है। तो इसका IF निकालते हैं, बुआ से ध्यान देते रहिएगा। IF बराबर आपको करना क्या होगा, IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पर p dx ना होके p dy होगा, क्योंकि यह फॉर्म नंबर 2 पर है, ठीक है। तो p dy लिखिएगा, और इंटीग्रेशन आपको करना होगा p के मान रखने के बाद। तो p का मान तो होगा सही यही है, y/1 - y² और dy। अब आप सोचिए कि इसका इंटीग्रेशन आप पहले कैसे कीजिएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप याद कीजिए 7.2 में आप t मानने वाला प्रोसेस समझे होंगे। तो चलिए हम इसको पूरा फुल डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप t मान लीजिए
1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप टी मान लीजिए बउआ सा। तो इसका डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y, और y के रिस्पेक्ट में किए हैं बउआ सा तो dt बटा dy। इसे आप क्रॉस गुना करके dy का मान निकाल लीजिए, यहाँ भेज दीजिए, इसको बटा में भेज दीजिए, तो बटा में आ गया 2y। आगे देखिएगा, इसी का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। इंटीग्रेशन y के y मान लिए और इसको आप t माने थे ना, तो लिखिएगा t गुना, और ये आपका dy है और dy का मान निकाल के लाए हैं dt बटा माइनस 2y। y से y बर्बाद कर लीजिए, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो बर्बाद करने के बाद बताइए कि 1/2 बच जाएगा, तो माइनस 1/2 को होगा सब बाहर कर लो और बचेगा 1/t और dt। याद कीजिए 1/t का क्या होता है, तो log mod t होता है। यहाँ तक आप लोगों को याद आ गया। अब आप बताइए, अभी आपको जस्ट बताया था ऐसा प्रोसेस कि log के एंगल में ये वाला आ गया ना पहले गुना में, तो इसको पहले आपको माथा पर छरपा देना है। तो माथा पर छरपाइएगा तो क्या लिखेगा, log t के पावर -1/2। ये माथा पर छरप गया ना, क्योंकि आपको पता है ना log m के पावर m क्या होता है, बाहर आ जाएगा फिर, तो e और log तो बर्बाद हो जाता है, सिर्फ क्या बचेगा t के पावर -1/2। और -1/t समझना है कि नहीं, कि e के पावर log फंक्शन, तो सिर्फ ये वाला फंक्शन, तो t के पावर -1/2 को हम क्या करेंगे, 1/t के पावर 1/2 लिखेंगे इस तरह से। माइनस में प्लस में लाने के लिए इसको डाउन कर लेते हैं, मतलब नीचा। और आप यह भी जानते हैं कि 1/2 के चलते आप रूट लिख सकते हैं, तो रूट टी। और अब बताइए कि रूट टी का टी छोड़ दीजिए और टी का मान जल्दी से बताइए कि किसको माने थे। तो टी हम किसको माने थे, 1 माइनस वाई स्क्वायर का, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये रहा आप लोग का राइट आंसर, यानी 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है, क्योंकि यही है 1/1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम आपको बता दें कि आज हम ये अगर इससे आगे बढ़ाते हैं तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। और इसमें हम लोग क्या सीखे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, और दो तरह के इसमें फॉर्म होते हैं, जिसमें कि आपको IF दोनों में बताया गया, दोनों सोल्यूशन का फॉर्मूला भी आपको बताया गया, और जिसमें कि आज हम 4 क्वेश्चन जो है सिर्फ IF का लिए हैं, क्योंकि 1 नंबर का सवाल होगा सा हर साल पूछा ही जाता है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि IF निकालना आ गया होगा। तो एक और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, और उसमें आपको दोनों जो फॉर्म है दोनों फॉर्म पर आप लोगों को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रोक देते हैं। और हाँ, आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोग हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके और आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ एक बार तो कम से कम शेयर जरूर करिएगा। तो आज का अंक इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।